तरह की मल्टी थ्रेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग आईफोन ऐप में। अभी हम लोगों ने एक डेट वेरिएबल लिया है, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट किया है। इस कोड को हमने व्यू डिड लोड में लिखा है, इसलिए जब भी हम इसको रन करेंगे तो आपको कंसोल में दिख जाएगा कि क्या करंट डेट चल रही है, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम एक लेबल पे दिखाते हैं, तो स्टोरी बोर्ड में इस इन्फॉर्मेशन को लेबल पे दिखाते हैं। ये लेबल हमने यहाँ पर ले लिया। इस लेवल पे डेट एंड टाइम हम दिखा देते हैं, डी डी एम एम वाई 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 एच एच एम एम एस एस, इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में हम दिखाएंगे, फॉर्मेटर हम लगाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम दिखाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग छोटा सा थोड़ा सा कोड करते हैं। एक वेरिएबल हम बना रहे हैं यहाँ पर, @IB आउटलेट वेरिएबल लेबल डेट। ठीक है, एंड ये इन्फॉर्मेशन लेबल पे हम डाल देते हैं, लेकिन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है तो डेट फॉर्मेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट वही है, डी डी एम एम वाई 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 स्पेस एच एच एम एम एस एस, आवर, मिनट, सेकंड। ये फॉर्मेट अप्लाई करके हम उसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। सो फॉर्मेटर डॉट स्ट्रिंग फ्रॉम डेट, स्ट्रिंग फ्रॉम डेट फंक्शन इनपुट में डेट लेगा और अब आउटपुट में स्ट्रिंग देगा। तो इनपुट में हमने डी करंट डेट दे दी और आउटपुट में स्ट्रिंग मिलेगी। उस स्ट्रिंग को हम लेबल पर डाल देंगे, तो लेबल डेट, जो लेबल हमारे पास है, उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये डेटा असाइन कर देंगे। ठीक है, आउटलाइन से हम लेबल को कनेक्ट कर देते हैं। लेबल डेट का आउटलेट हम कनेक्ट कर दिया। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ इस कोड को आपको, फिर आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा फॉर्मेटिंग का। सॉरी, इसमें फॉर्मेटर को सेट नहीं किया मैंने, फॉर्मेटर को मैं फॉर्मेटर में फॉर्मेट सेट कर देता हूँ। सो फॉर्मेटर डॉट डेट फॉर्मेट इक्वल टू str फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा कन्वर्शन के टाइम पे। सो आपको ये डेट यहाँ पर विजिबल हो गई है 2014। तो 14 क्यों आए, क्योंकि हमने स्मॉल ले लिया था। कैपिटल ले लेंगे तो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्मॉल जो होता है मिनट्स के लिए होता है और कैपिटल मंथ के लिए होता है। तो अब ये दिख रहा है आपको 25, आज 20 तारीख 5/2020 है, 12:15 14 सेकंड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये डेट अपडेट होती रहे, हर सेकंड में अपडेट होती रहे। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा यहाँ पर, शो टाइमर। उस फंक्शन ये पूरा कोड उस फंक्शन में डाल देंगे।
यहाँ से हटा के, और यहाँ पर एक वाइल लूप बना देंगे हम लोग, वाइल ट्रू, और उसके अंदर ही पूरा कोड डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये कोड आपका चलता रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और हर 1 सेकंड के बाद एक डिले दे देंगे, हर एक बार प्रिंट के बाद 1 सेकंड का डिले दे देंगे। तो डिले देने के लिए हम लोगों ने पहले देखा था थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है, 1 सेकंड का डिले देंगे, तो ये कोड चलता रहेगा 1 सेकंड के डिले से, ठीक है। मैं कंसोल में बता देता हूँ कि कौन सा थ्रेड चल रहा है। तो प्रिंट थ्रेड डॉट करेंट, करेंट थ्रेड कौन सा चल रहा है उसके बारे में पता भी चल जाएगा। तो हमने बताया था कि स्विफ्ट ऐप या आईफोन ऐप जो होती है उसमें डिफॉल्ट एक थ्रेड रहता है। कौन सा थ्रेड रहता है? मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड जो रहेगा वो बार बार स्लीप हो जाएगा। अब देखो आउटपुट नहीं आ रहा है हमारे पास, आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं, हमें बस ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम व्यू डिड अपीयर पे, यानी जैसे स्क्रीन सामने आए तुरंत कॉल करो। तो व्यू डिड लोड की जगह मैं इसको व्यू डिड अपीयर पे कॉल कर रहा हूँ। व्यू डिड अपीयर पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया जिसका नाम था शो टाइमर। अब शो टाइमर को मैंने व्यू डिड लोड पे कॉल कर लिया, तो ये वाइल लूप चलता रहेगा और ये स्क्रीन पर प्रिंट होता रहेगा। देखो अब ये कंसोल में तो प्रिंट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर अपडेट हो रही है, डेटा हो रही ना। तो प्रिंट कंसोल पे हो रहा है बट आपकी स्क्रीन में अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन को जो अपडेट करने के लिए जो थ्रेड होता है वो थ्रेड बार बार स्लिप हो जाता है। स्क्रीन को अपडेट करने का कोड पहले से लिखा है, स्क्रीन को रिफ्रेश करने का कोड पहले से लिखा है, लेकिन वो कोड काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कोड जिस थ्रेड में चल रहा है वो मेन थ्रेड है और आप मेन थ्रेड को बार बार स्लीप करवाते हो। तो यूआई को हैंडल करने के लिए पहले से कुछ कोड लिखा है जो यूआई पे इवेंट्स को हैंडल करता है, यूजर इनपुट्स को हैंडल करता है। वो कोड में भी इसी मेन थ्रेड में लिखा है और वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में अटैच्ड रहता है। तो वो कोड क्या कर रहा है? काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप बार बार स्लीप कॉल कर रहे हो। तो आप मेन थ्रेड को स्लीप नहीं करवा सकते आईफोन ऐप के अंदर। अगर आप मेन थ्रेड को स्लीप करा दोगे तो फिर यूआई एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, यूआई डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो यूजर इंटरफेस को एक्टिव रखने के लिए मेन थ्रेड को स्लीप नहीं करवा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्लीप का काम करना पड़ेगा चाइल्ड थ्रेड में। तो आप एक थ्रेड बना लेंगे, ठीक है, थ्रेड क्लास बना लेंगे और उसमें काम करेंगे। तो आप एक क्लास बना लीजिए, क्लास का नाम रख लीजिए टाइमर थ्रेड, और ये जो पूरा कोड है इस नए थ्रेड में डाल दीजिए। तो थ्रेड के अंदर कौन सा फंक्शन ओवरराइड करते हैं? मेन फंक्शन। तो ये जो पूरा कोड था ये उठा लीजिए यहाँ से और कट करके यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये थ्रेड स्टार्ट हो, ये थ्रेड स्टार्ट होते से ये लूप चलेगा और ये काम होगा। अब यहाँ पर जो लेबल है वो लेबल एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि लेबल इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेबल तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे? कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे व्यू कॉन, यानी कि व्यू कंट्रोलर ऑफ व्यू कॉन ऑफ टाइप व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और जब भी यहाँ पर आप एक्सेस करेंगे तो व्यू कॉन डॉट से एक्सेस करेंगे, क्योंकि व्यू कंट्रोलर टाइप का है। अगर वो रेफरेंस है इस क्लास के पास व्यू कंट्रोलर का, तो व्यू कंट्रोलर से उसके एलिमेंट एक्सेस हो सकते हैं। तो जब आप इस थ्रेड को आप शो टाइमर में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर शो टाइमर में कुछ नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पर शो टाइमर की अब जरूरत भी नहीं रही है, वो सब मेन में चला गया। अब व्यू डिड अपीयर पे एक काम करिए, पूरा कोड यहाँ लिख दीजिए आप, और यहाँ पर आप उस टाइमर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। टाइमर थ्रेड बना दिया। टाइमर थ्रेड को करंट कंट्रोलर पास कर दीजिए। सो थ्रेड डॉट व्यू कॉन करके हमने रेफरेंस बनाया था, उसमें करंट कंट्रोलर मतलब सेल्फ पास कर दिया। और अब थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तो थ्रेड के स्टार्ट होने से थ्रेड शेड्यूल हो जाएगा सीपीयू पर और थ्रेड का मेन फंक्शन चलने लगेगा। मेन फंक्शन में वाइल लूप चलेगा इनफाइनाइट और वो स्लीप होता जाएगा, रन होता जाएगा,
ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रोसेस बदल दिया। अब डिफरेंट थ्रेड को मैंने स्लीप कराए हैं। अब टाइमर थ्रेड को स्लीप करा रहे हैं हम, मेन थ्रेड को स्लीप नहीं करा रहे। कोड मेन थ्रेड में से हटा दिया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कोड चलता तो है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ आपको। एक स्पेशल एरर आया यहाँ पर। वो स्पेशल एरर कहाँ पर आया? इस लाइन पर आया। इस स्पेशल एरर को पढ़ते हैं। तो यूआई लेबल को आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, लेबल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो। लेबल ऑब्जेक्ट जब बना था तब सिर्फ कौन सा थ्रेड चल रहा था बाय डिफॉल्ट? जब लेबल ऑब्जेक्ट इनिशिएट हुआ होगा और जब स्क्रीन दिखी होगी तब तक तो कोई थ्रेड नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा थ्रेड रहता है? मेन थ्रेड रहता है ना? मेन थ्रेड रहता है। तो लेबल जब भी बनता है तो मेन थ्रेड बनेगा। यानी जितना भी यूआई के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जितने भी कंट्रोलर्स बनेंगे, सब किस थ्रेड के अंदर बनेंगे? मेन थ्रेड में। सब किस थ्रेड के चलने के बाद बनते हैं? मेन थ्रेड के स्टार्ट होने के बाद। आपने ये लेबल्स यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रखे हैं, टाइमर थ्रेड में डिक्लेयर नहीं कर रखे हैं। आपने कहाँ डिक्लेयर है? वो बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड में। तो मेन थ्रेड के किसी भी यूआई ऑब्जेक्ट को अपन किसी दूसरे थ्रेड में एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सजेशन है आपके पास, ठीक है। तो इसका क्या करें? तो ये पर्टिकुलर ये लाइन का कोड ये आपको मेन थ्रेड से करना है, ठीक है। यूज यूआई इन मेन थ्रेड ओनली। तो उसके लिए कंसेप्ट दिया गया है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को समझते हैं। वो कंसेप्ट है जीसीडी का, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच कैसा है कि आपके पास जो डेटा आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में पास करना चाहते हो, पास इजीली कर सकते हो। उसके लिए करने का तरीका है कि आप एक कोड बनाओ और उस कोड को दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए पास कर दो। तो मैंने बताया कि जो थ्रेड्स होते हैं जो थ्रेड्स चलते हैं वो ओएस चलाता है। थ्रेड्स ओएस एग्जीक्यूट करता है। कल मैंने एक्टिविटी मॉनिटर पे दिखाया था आपको, ठीक है ना? जो हमने मल्टी थ्रेडिंग इन स्विफ्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि थ्रेड कैसे काम करते हैं और एक ऐप में कितने भी थ्रेड बन सकते हैं। लेकिन थ्रेड होता है और थ्रेड को एक थ्रेड नंबर दिया जाता है और एक प्रोसेस में कई थ्रेड हो सकते हैं, एक ऐप में कई थ्रेड हो सकते हैं। हमने अभी 2 थ्रेड बना लिए, एक तो मेन थ्रेड बना हुआ था, एक हमने टाइमर थ्रेड नया बना लिया। अब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में डेटा या कोड पास करना हो तो उसके लिए बहुत सही सिस्टम दिया हुआ है। उसके लिए डिस्पैच क्यू का कंसेप्ट है। क्यू तो समझ में आता ही है आपको। क्यू कुछ नहीं होते, सामान रखने की एक जगह होती है जहां पर आप 1 बाय 1 एक के पीछे एक सामान रख सकते हो। क्यू के बीच में क्यू में आइटम डाल सकते हो। तो जो क्यू है, सो एवरी थ्रेड कैन हैव ए डिस्पैच क्यू where it can receive code blocks sent from other thread। तो क्या होता है, ये जीसीडी कैसे काम करता है? जीसीडी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर एक थ्रेड के पास एक डिस्पैच क्यू हो सकती है। एक ऐसी क्यू हो सकती है जिसमें दूसरे थ्रेड से भेजा हुआ कोड का ब्लॉक, कोड ब्लॉक मतलब एक कोड, कोई दूसरा थ्रेड आपको कोड भेज सकता है, उस कोड को आप रिसीव कर सकते हो। रिसीव करने के लिए बाद उसको कहां पर होल्ड करेंगे आप? डिस्पैच क्यू में। तो हर थ्रेड के पास एक एक्स्ट्रा क्यू हो सकती है जिसमें वो दूसरे थ्रेड से आया हुआ कोड को रख सकता है। और जब सीपीयू पे उस थ्रेड का नंबर आएगा टाइम बाय टाइम, जब भी ओएस चाहे, जब भी ओएस उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उस थ्रेड के उस क्यू को भी एग्जीक्यूट कर देगा। क्यू में रखे हुए जितने ब्लॉक्स हैं उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। ये ऐसा है कि मेन थ्रेड ने एक फंक्शन बनाया और टाइमर थ्रेड को भेजा, या टाइमर थ्रेड ने एक फंक्शन बनाया मेन थ्रेड को भेजा। तो एक थ्रेड के अंदर का कोड दूसरे थ्रेड को डेटा की जगह कोड पास करता है। क्या पास करता है? कोड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक लाइन का कोड है जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये कोड हमने लिखा हुआ है टाइमर थ्रेड में,
इस कोड को हम यहाँ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसको कहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, मेन थ्रेड में। तो मेन थ्रेड में पास करने के लिए मेन थ्रेड की एक डिस्पैच क्यू है, उस क्यू में डाल देंगे। ठीक है, हम नई क्यू भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक मेन थ्रेड में डिफॉल्ट क्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट हैज ए डिस्पैच क्यू अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि मेन थ्रेड में एक डिस्पैच की होती है। मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर डाल देता हूँ, फ्यूचर में आप कोड देख के पढ़ सकते हैं। उस क्यू को कैसे एक्सेस करने वाले हैं, तो उस क्यू को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच क्यू, ये क्लास का नाम है, डॉट मेन। डिस्पैच क्यू मेन क्या है, तो मेन एक क्यू है, मतलब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, द डिस्पैच क्यू एसोसिएटेड विद द मेन थ्रेड ऑफ द करेंट प्रोसेस। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि मेन आपका जो एप्लीकेशन उसमें जो मेन थ्रेड है उसके साथ अटैच रहती है, अगर डॉट मेन करके लेंगे तो इससे आपको डिस्पैच क्यू मिल जाएगी। सो लेट क्यू इक्वल टू डिस्पैच क्यू मेन, ये तो डिस्पैच क्यू मिल गई आपको। ठीक है, इस क्यू के अंदर एक फंक्शन है डॉट असिंक, असिंक फंक्शन है जिसमें हम एक कोड का ब्लॉक पास करेंगे, असिंक्रोनस फंक्शन। इस कोड के ब्लॉक को ये कोड का ब्लॉक कैसा है, ये देखो ब्लॉक कैसा है, ना तो ब्लॉक में इनपुट में कुछ है ना उसका आउटपुट कुछ है, ना इनपुट एम्प्टी है आउटपुट भी वॉइड है। तो कोड ब्लॉक कुछ नहीं, क्लोजर है। क्लोजर पढ़े थे आपने, क्लोजर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता और वो पास किया जा सकता है कहीं भी। तो यहाँ पर हमें क्लोजर पास करना है, वॉइड क्लोजर, तो हमें क्लोजर बना लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हम बनाते हैं लेट माई क्लोजर इक्वल टू, और एक एम्प्टी एक क्लोजर बना लेते हैं, और ये जो कोड हम वहाँ डाल नहीं पा रहे थे ये इस क्लोजर में डाल देते हैं। ठीक है, जब हम क्लोजर में कोई कोड लिखते हैं और किसी क्लास का वेरिएबल यूज़ करते हैं जो क्लास में डिक्लेयर्ड है, तो उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ लगाना पड़ता है, क्योंकि क्लोजर उसी क्लास में नहीं चलेगा, क्लोजर तो पास होगा किसी और क्लास में जाएगा, तो किसी और क्लास में वहाँ पर वेरिएबल्स कैसे एक्सेस होंगे, तो सेल्फ यानी करेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू पास होंगे। ठीक है, ये क्लोजर जो है यहाँ पर पास कर दीजिए, हो गया पास। तो आपने क्या किया कि जो कोड आप चाइल्ड थ्रेड में नहीं चला पा रहे हैं, दूसरे थ्रेड में नहीं चला पा रहे हैं, उसको मेन थ्रेड को पास करने के लिए मेन थ्रेड की क्यू निकाली आपने, ये मेन थ्रेड की क्यू है डिस्पैच क्यू। फिर एक कोड ब्लॉक बनाया जिसका कोड चलाना है आपको, वो कोड ब्लॉक आपने पास कर दिया असिंक्रोनसली, उस क्यू में डाल दिया, ये क्लोजर क्यू में डाल दिया। ये क्यू मेन थ्रेड की है, तो मेन थ्रेड जब फ्री होगा तो इस क्यू का कोड भी चला लेगा। ठीक है, तो ये हमने आगे बढ़ा दिया। तो हमने बस वो एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। अब मैं रन करता हूँ माई क्लोजर, ओके, काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंटेक्स उसका मैच करना था, वॉइड टाइप, वो मैंने मैच किया। अभी देखो डेट टाइम प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली, तो वो टाइमर हमने बनाया। तो मैं मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट बताना चाह रहा था, यूआई में कैसे होगा। यूआई में थ्रेड वैसे ही काम करेंगे जैसे कि अभी काम कर रहे थे, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग चलती रहेगी। वो टाइमर अपना काम करा, उसके साथ आप कुछ और भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्लाइड शो बनाते हैं, यहाँ पर इमेजेस का स्लाइड शो बनाते हैं इसी ऐप में। ये टाइमर भी चलता रहेगा और एक इमेजेस भी प्रिंट डिस्प्ले होती रहेंगी, 4-5 इमेजेस हम ले लेते हैं। ठीक है,
तो इसके नीचे मैं एक इमेज दिखाऊंगा और इमेज को का मैं स्लाइडर में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एक इमेज व्यू ले लेते हैं। इस इमेज में कुछ इमेजेस हम शो करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस लेट मी क्रिएट ए इमेज फोल्डर हियर। एक इमेज का फोल्डर बना देते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इमेजेस हम ऐड कर देते हैं। आई हैव 4 कार्टून इमेजेस। इन 4 कार्टून इमेजेस को हम ले लेते हैं। कार्टून 1 जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी। इसको हम इससे एक इमेज को भी यहाँ दिखाते हैं और बाकी को हम रोटेट करेंगे 1 बाय 1। ओके, ठीक है, ये इमेजेस हैं। लेट्स सी, अब एक एक इमेज को रोटेट करेंगे। तो इसके लिए व्यू कंट्रोलर में हम आ जाते हैं, एक आउटलेट बना लेते हैं। इमेजेस के नाम हम एक अरे में डाल लेते हैं। अरे के इमेजेस के नाम अरे में हम स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट इमेज है हमारी कार्टून 1.jpg। कार्टून 2.png। फिर थर्ड है कार्टून 3.jpg। फिर कार्टून 4.jpg। ये हमने इमेजेस डाल दी। इसको 1 बाय 1 दिखाना आपको, तो इसके लिए आप एक टाइमर बनाएं, थ्रेड बनाएंगे जो इसको स्लाइड शो करेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं। इमेज स्लाइडर थ्रेड, जो 1 बाय 1 इमेजेस को 1 सेकंड के डिफरेंस से यहाँ पर दिखाएगा। क्योंकि हमें डिले से दिखाना है, तो डिले हम मेन थ्रेड में नहीं रख सकते, तो दूसरा थ्रेड रखना पड़ेगा जिसमें डिले दे सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से व्यू कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट लगेगी। मेन थ्रेड लगेगा तो मेन थ्रेड मेन फंक्शन लगेगा, और व्यू कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट लगेगी क्योंकि हर सारी चीज़ें उसी में हैं। यहाँ एक इनफाइनाइट लूप लगा देंगे हम लोग, वाइल ट्रू, जिससे ये चलता रहे। आप फोर लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 सेकंड नहीं चलाना, इनफाइनाइटली चलता रहे। एक यहाँ पर काउंटर लगा लेते हैं। काउंट प्लस प्लस, काउंट एक पोजीशन है जो अरे में है। हम लिखेंगे यहाँ पर अरे में से इमेज उठाएंगे और इमेज यूआई इमेज बनाएंगे। सो लेट
UI सॉरी ViewCon self.viewController डॉट इमेज अरे और इसमें काउंट पोजीशन से हमें इमेज नेम मिल जाएगा। इमेज फाइल का नेम मिल जाएगा हमें। इस इमेज फाइल के नेम को हम यूज़ करेंगे और इमेज व्यू पर दिखाएंगे। सो सेल्फ डॉट ViewCon, उसमें एक इमेज व्यू है, उसको एक UI इमेज की ज़रूरत है। UI इमेज के लिए नेम्ड हम यूज़ करेंगे, जिसमें इमेज फाइल नेम हम पास करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेट हो गई। फिर हम डिलीट देंगे। एक सेकंड। अब यूज़र इंटरफेस वाला जितना भी कोड है, हाँ, अब जैसे काउंट की वैल्यू सो इसको लेट्स या काउंट की वैल्यू लेस देन ViewCon डॉट इमेज अरे डॉट काउंट लेस है, ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो अगर इक्वल हो गई है तो हम उसको वापस 0 सेट कर देंगे। तो उसका एक चेक यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर इक्वल हो गई है इंक्रीज करने के बाद, जैसे इंक्रीज किया, अगर वो लास्ट पे पहुंच गई है तो वापस उसको हम सेट कर देंगे। काउंट इक्वल टू 0, ओके, जिससे वापस से वो रोटेट हो जाए। सो बढ़ाने के बाद हम चेक करेंगे वो एंड तक तो नहीं पहुंच गया। तो ये कोड जितना भी लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं हम ViewCon को यूज़ कर रहे हैं, यानी यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी हम ViewCon को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी ViewCon को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ इमेज ViewCon को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ UI इमेज पे, यानी कि UI वाला ही कोड है। ये जो पूरा कोड है ये एक थ्रेड में जाना चाहिए, मेन थ्रेड से ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मेन थ्रेड से एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर डिस्पैच क्यू का यूज़ करेंगे। तो मेन थ्रेड का क्यू आ गया और मेन क्यू जो हमारे पास आया है, मेन क्यू डॉट सिंक हम फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें हम यहाँ पर एक ब्लॉक पास करेंगे। ब्लॉक हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें ब्रैकेट बना के और ब्लॉक यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एनोनिमस ब्लॉक डायरेक्ट पास कर देंगे और ये जो 3 लाइन का कोड है ये उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये कोड हमने यहाँ पर डाल दिया इस ब्लॉक के अंदर। उसके बाद थ्रेड डॉट स्लिप किया। तो पूरा कोड हमारा स्टार्ट करना है, जैसे हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो उसी टाइम पर। तो हमें इसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्लाइडर लेट स्लाइडर थ्रेड इक्वल टू इमेज स्लाइडर थ्रेड
and slider thread dot view con इक्वल टू सेल्फ एंड स्लाइडर थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। थ्रेड स्टार्ट होगा, थ्रेड स्टार्ट होने से थ्रेड के अंदर एक लूप चलेगा, इनफाइनाइट लूप। वो काउंट की वैल्यू पे काम करेगा, काउंट को प्लस करेगा और इमेज अरेस के काउंट से चेक करेगा। अगर बराबर होगा तो वापस काउंट 0 हो जाएगा, अदरवाइज काउंट में से वैल्यू निकलेगी, इमेज फाइल का नाम, इमेज फाइल का नाम इमेज व्यू पर डिस्प्ले हो जाएगा। और वो मेन थ्रेड से, इतना कोड मेन थ्रेड से चलेगा क्योंकि इसमें यूआई का पार्ट आ गया। तो बाकी थ्रेड डॉट स्लीप हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हम कुछ एक जो चीज़ बाकी रह गई है, हमने यहाँ पर आउटलेट बनाया था नया, तो उसको कनेक्ट कर देते हैं। इमेज व्यू को कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। काउंट इक्वल टू -1। डॉट इमेज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज हो रही है, टाइमर भी चल रहा है और स्लाइडर भी चल रहा है। तो इस तरह से मल्टी थ्रेडिंग अपना काम करता है। एक साथ आप दो काम कर सकते हो। अब एक थ्रेड और बना के उसमें भी आप अपना टाइमर लगा के उससे भी दूसरा काम, उससे डाउनलोडिंग का काम करवा सकते हो, अपलोडिंग का काम करवा सकते हो। तो हर चीज़ आप एक सेपरेट थ्रेड से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक आइडिया मैंने मल्टी थ्रेडिंग का दिया है।